व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। किसी भी समाज में लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में कई वस्तुओं सेवाओं की आवश्यकता होती है। अपने भोजन, वस्त्र, आवास, सड़क, रेलवे जैसी परिवहन सुविधाएं, डाक सेवाएं तथा शिक्षकों और चिकित्सकों जैसी विभिन्न अन्य सेवाएं शामिल हैं। किसी भी व्यक्ति एवं समाज के पास अपनी आवश्यकताओं की तुलना में असीमित संसाधन है। भूमि, अनाज आदि असीमित संसाधन नहीं है। हर कोई संसाधनों की कमी का सामना करता है, इसलिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधन का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करना पड़ता है। इसलिए इसके बीच कुछ सामंजस्य होना चाहिए कि समाज के लोग सामूहिक रूप में क्या चाहते हैं और वे क्या उत्पादन करते हैं। सीमित संसाधनों का आवंटन तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुशलतापूर्वक वितरण समाज के सामने आने वाली दो बुनियादी आर्थिक समस्याएं हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग जीवन की बुनियादी आर्थिक गतिविधियों में शामिल है। इन बुनियादी आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान प्रत्येक समाज को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और यह संसाधनों की कमी ही विकल्प संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं निम्नलिखित हैं। उत्पादन और मात्रा। प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वह अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करे। इससे भोजन, कपड़ा, आवास और अधिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं, कृषि वस्तुओं तथा औद्योगिक उत्पादों एवं सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक संसाधनों का उपयोग करने या सैन्य सेवाओं के निर्माण में अधिक संसाधनों का उपयोग करने, उपभोग की वस्तुओं में निवेश करने या निवेश संबंधी वस्तुएं जैसे मशीनें रखने के बीच समझौता करना पड़ता है। उत्पादन की विधि। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि अधिक श्रम का उपयोग करना है या अधिक मशीनों का उपयोग करना है। साथ ही प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में कौन सी तकनीकों को अपनाना है। सीमित संसाधनों का आवंटन। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सीमित संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए और उन व्यक्तियों के बीच जो कि इस अर्थव्यवस्था के अंग है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण कैसे किया जाए। सीमित संसाधनों का आवंटन तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण ही किसी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं हैं। सीमित उत्पादन संभावना। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोजन के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना समुच्चय कहा जाता है। उदाहरण के लिए अनाज और कपास वक्र पर अथवा उसके नीचे स्थित कोई भी बिंदु अनाज अथवा कपास के इस संयोग को दर्शाता है जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों द्वारा संभव है। यह वक्र कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा दर्शाता है। इस वक्र को सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं। अवसर लागत। एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। नोट: अवसर लागत की संकल्पना व्यक्ति विशेष तथा समाज दोनों पर लागू होती है। इसे आर्थिक लागत भी कहा जाता है। अवसर लागत क्या है? एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इस वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं।
आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन आर्थिक क्रियाकलाप की आधारभूत समस्याओं का समाधान या तो उन व्यक्तियों जो अपने लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं के बीच निर्बाध अंतर क्रिया द्वारा किया जा रहा है, जैसा कि बाजार में होता है, या सरकार जैसे किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित ढंग से किया जा सकता है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत सरकार या केंद्रीय प्राधिकरण अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाते हैं। केंद्र सरकार उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनियमन तथा खपत एवं उनके वितरण के बारे में निर्णय ले सकती है जिन्हें पूरे समाज के लिए वांछनीय माना जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें सरकार व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करती है। यह स्वयं उस वस्तु या सेवा का उत्पादन करने का निर्णय कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है तथा जरूरतमंदों को अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के न्याय संगत वितरण का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है। बाजार अर्थव्यवस्था। एक बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार के माध्यम से होता है। बाजार में क्रेताओं विक्रेताओं के बीच विनिमय विभिन्न परिस्थितियों में हो सकता है, यथा गांव के चौक से सुपर बाजार तक, या टेलीफोन या इंटरनेट के माध्यम से, और वस्तुओं का आदान प्रदान करके। बाजार का स्पष्ट लक्षण वह व्यवस्था है जिसमें लोग निर्बाध रूप से वस्तुओं को क्रय और विक्रय करने का कार्य कर सकते हैं। बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु तथा सेवा की एक तय कीमत होती है जिस पर क्रेता एवं विक्रेता के बीच सहमति होती है। इसी कीमत पर क्रेता और विक्रेता परस्पर विनिमय करते हैं। औसतन समाज किसी वस्तु अथवा सेवा का जैसा मूल्यांकन करता है, कीमत उसी मूल्यांकन पर निर्धारित होती है। यदि क्रेता किसी वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करते हैं तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। यह उस वस्तु के उत्पादकों को संकेत देता है कि वे उस वस्तु का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बाजार में सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं, जिससे बाजार तंत्र में समन्वय स्थापित होता है और कीमत के इन्हीं संकेतों के आधार पर आर्थिक क्रियाकलापों के समन्वय से बाजार तंत्र में उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है कि किस वस्तु का और किस मात्रा में उत्पादन किया जाना है। बाजार अर्थव्यवस्था में बाजार एक संस्था है जिसमें अपनी आर्थिक गतिविधियों का प्रयास करने वाले व्यक्ति मुख्य रूप से अंतःक्रिया करते हैं। दूसरे शब्दों में यह व्यवस्थाओं का एक समुच्चय है जहां आर्थिक एजेंट स्वतंत्र रूप में एक दूसरे के साथ अपने बंदोबस्त या उत्पादकों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था। सभी अर्थव्यवस्थाएं वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जहां महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः बाजार के माध्यम से किए जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि आर्थिक क्रियाकलाप की दिशा के निर्धारण में सरकार की भूमिका कितनी अधिक है। उदाहरण के लिए यूएसए, जहां सरकार की भूमिका न्यूनतम है। चीन 20वीं शताब्दी की एक लंबी अवधि तक चीन ने केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का पालन किया। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने देश के आर्थिक क्रियाकलापों की योजना बनाने की प्रमुख भूमिका निभाई। तथापि पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत कम हो गई है। सकारात्मक और आदर्श अर्थव्यवस्था में हम विभिन्न क्रियाकलापों का विश्लेषण करते हैं तथा इसमें से प्रत्येक क्रियाविधि के उपयोग से आने वाले संभावित परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं। हम इन क्रियाविधियों का मूल्यांकन करने के लिए यह अध्ययन भी करते हैं कि उनसे प्राप्त होने वाले परिणाम कितने अनुकूल होंगे। प्रायः सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्श आर्थिक विश्लेषण से इस आधार पर अंतर किया जाता है कि क्या हम
किसी क्रियाविधि के अंतर्गत होने वाले कार्यों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं अथवा उसका मूल्यांकन करने का सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं। आदर्श आर्थिक विश्लेषण, इसके अंतर्गत हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्रियाविधियाँ हमारे अनुकूल है भी या नहीं। तथापि सकारात्मक तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में के मध्य यह अंतर पूर्णतः स्पष्ट नहीं है और केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एक दूसरे से अत्यंत निकटता से संबंधित है तथा इसमें से किसी एक की पूर्णतः उपेक्षा करके अथवा अगर अलग करके एक दूसरे को ठीक से समझ पाना संभव नहीं होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अथवा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत हम बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि इन बाजारों में व्यक्तियों की अंतर्क्रिया द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा और कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। विचारणीय बिंदु है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र बाजार के उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार के अध्ययन को समझने से संबंधित है। यह इकाई की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है, चाहे वह व्यक्ति हो या फर्म। हालांकि समष्टि अर्थशास्त्र कुल उत्पादन, रोजगार, समग्र कीमत स्तर आदि समग्र उपायों का अपना ध्यान केंद्रित करते हुए संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने से संबंधित है। आपको क्या लगता है, देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है, हमारी सहायता कैसे करता है? समष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत हम कुल उत्पादन, रोजगार, समग्र कीमत स्तर आदि जैसे समग्र उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन के समग्र अथवा समष्टिगत उपायों के व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाने वाले कुछ विषय इस प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन का स्तर, कुल उत्पादन को मापने की विधि, समय के साथ इसकी वृद्धि, अर्थव्यवस्था के संसाधनों की नियोजनीयता जैसे श्रम संसाधन के नियोजन का कारण और मूल्य वृद्धि का कारण है। निष्कर्ष में कहें तो इस अध्ययन में हमने अर्थव्यवस्था के संसाधनों के प्रबंधन की समस्या और उससे जुड़े अवसर लागत पर चर्चा की है। हमने सरकार के माध्यम से यह मुक्त अर्थव्यवस्था के आधार पर इन संसाधनों के प्रबंधन और लोगों के बीच उनके वितरण के विभिन्न तरीकों पर भी चर्चा की है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र संबंधी विचार पर भी यहाँ चर्चा की गई है। महत्वपूर्ण शब्दावली में सीमांत उत्पादन संभावना, उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों का समूह। अवसर लागत, एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुल मात्रा को छोड़ना। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, सरकार या केंद्रीय प्राधिकरण उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था, सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण और प्रबंधन बाजार के माध्यम से होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिसमें आर्थिक क्रियाकलापों को सरकार और बाजार दोनों मिलकर तय करते हैं। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं। आदर्शक अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्रियाविधियाँ हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत हम बाजार में विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत हम समग्र उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं।